चैप्टर्स 421, 422, 423, 424, चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 421, रॉकमन कबील का डेवलपमेंट। ही फंग यांग ने उस लाइटनिंग लेटर में लिखी एक एक डिटेल को ध्यान से पढ़ा। फैंग युआन ने सिर्फ 3 तरह की रिक्वेस्ट की थी, प्राइमेवल स्टोन्स, गू वॉर्म्स और कुछ मटेरियल्स। 5 मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स मांग रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 मिलियन तो छोड़ो, अगर वो 10 या 50 मिलियन भी मांगता तब भी कोई इशू नहीं था। ही फंग यांग मुस्कुराया। जब कोई गू इमॉर्टल रेल्म तक पहुंच जाता है तो उनका सारा ध्यान इमॉर्टल एसेंस पर होता है। प्राइमेवल स्टोन्स तो वो जितने चाहे उतने ले सकते थे, ये उनके लिए चिंता की बात ही नहीं थी। है 5 स्प्रिंग एग गू? ही फंग यांग थोड़ा चौंका। स्प्रिंग एग गू एक रैंक 5 गू था जो सफेद रंग के कैस के अंडे जैसा दिखता था। ये खास तरह के एग्मे को मारकर मिलता था। स्प्रिंग एग गू को जमीन के काफी नीचे रखने से एक स्पिरिट स्प्रिंग आई बन सकती थी, यानी उससे एक स्पिरिट स्प्रिंग यूजी सकता था। हर स्प्रिंग एग गू का मतलब था एक छोटा सा स्पिरिट स्प्रिंग। हर छोटा स्पिरिट स्प्रिंग अपने बनने से लेकर खत्म होने तक कम से कम 100 मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स पैदा कर सकता था। लेकिन स्प्रिंग एग गू की कीमत 100 मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स से कहीं ज्यादा थी। गू इमॉर्टल्स अक्सर इसे खरीदकर अपने ब्लेस्ड लैंड में लगाते थे ताकि स्पिरिट स्प्रिंग्स बन सके और वहां रहने वाले सभी जीवों को स्पिरिचुअल एसेंस मिल सके। अगर स्पिरिट स्प्रिंग्स काफी हो तो ब्लेस्ड लैंड में प्राइमेवल एनर्जी घनी हो जाती थी और इससे गू वॉर्म्स की खेती और उन्हें पालने में बहुत फायदा होता था। इसके उलट अगर स्पिरिट स्प्रिंग्स ना हो तो ब्लेस्ड लैंड में प्राइमेवल एनर्जी को इमॉर्टल एसेंस को पतला करके बनाना पड़ता था। एक तरह से देखा जाए तो स्पिरिट स्प्रिंग्स इमॉर्टल एसेंस का इस्तेमाल कम कर सकते थे। सोचो जरा, यह फैंग युआन एक मामूली सा मॉर्टल, इससे भी स्प्रिंग एग गू की अहमियत पता है। लेकिन इस गू की डिमांड तो गू इमॉर्टल्स में भी बहुत है। हम तुझे 5 कैसे दे सकते हैं? 3 काफी हैं। वैसे भी जो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड तू संभाल रहा है वो जल्द या देर से हमारे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की प्रॉपर्टी बैन हाई जाएगा। ही फंग यांग की नजर लिस्ट पर आगे बढ़ी। नीचे फैंग युआन ने बहुत सारे गू वॉर्म्स का जिक्र किया था। इसको इतने सारे लो रैंक्ड गू वॉर्म्स क्यों चाहिए? ही फंग यांग को थोड़ा डाउट हुआ। अगर फैंग युआन कुछ दुर्लभ और ताकतवर रैंक 5 गू वॉर्म्स मांगता तो समझ भी आता, लेकिन वो तो कुछ रैंक 2 और रैंक 3 गू वॉर्म्स मांग रहा था। हाँ, उसने कुछ रैंक 4 गू का भी जिक्र किया था, पर वो बहुत कम थे। HMPH, समझ गया। इस बच्चे की विजिलेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। इससे डर है कि अगर इसने सीधे रैंक 5 गू मांगे तो हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर देंगे, इसलिए ये गू खुद रिफाइन करने का प्लान बना रहा है। गू रिफाइनमेंट प्रोसेस में बहुत सारी बारीकियां होती हैं। अगर गू वॉर्म्स के साथ टैंपरिंग हुई हो तो पूरा रिफाइनमेंट प्रोसेस बर्बाद हो जाएगा। इसके आगे एक सफलता से रिफाइन किया गया गू पूरी तरह से क्लीन और सिक्योर होगा। ही फंग यांग को थोड़ी चिढ़ मचती। उसका प्लान आखिरकार यही था, लेकिन अब उससे पता चल गया था कि यह स्कीम काम नहीं करेगी और बेकार हो चुकी थी। ये बच्चा डील करने के लिए आसान नहीं है, लेकिन इससे इतने सारे गू रिफाइनमेंट रेसिपीज के बारे में कैसे पता? इसका बैकग्राउंड आम नहीं हो सकता। ही फंग यांग ने मन ही मन सोचा। उसने थोड़ी देर और सोचा और फिर हंस पड़ा। इस फैंग युआन को पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है। क्या गू रिफाइन करना इतना आसान होता है? हर गू रिफाइनमेंट में ढेर सारे रिसोर्सेस लगते हैं। जिस गू को रिफाइन करना है उसका रैंक जितना ऊंचा होगा, फेलियर के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे और नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा। तू बच्चे, तेरी उम्र ही क्या है? गू रिफाइनमेंट सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, उससे भी ज्यादा जरूरी है एक्सपीरियंस और एक्यूमुलेशन। ही फंग यांग को फैंग युआन की ठीक ठीक डिटेल्स नहीं पता थी, और सबसे जरूरी बात, उससे ये नहीं पता था कि फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू भी फैंग युआन ने हाई रिफाइन किया था। अगर उससे ये पता होता तो वो बिल्कुल भी हंस नहीं पाता। ही फंग यांग आगे पढ़ता रहा। है, इसने रेलक गू भी मांगे हैं। एक येलो गोल्ड रेलक गू और 3 पर्पल क्रिस्टल रेलक गू। ही फंग यांग की निगाहें रुक गई जब उससे फैंग युआन की स्कीम समझ आई। फैंग युआन की रैंक 4 अपर स्टेज कल्टिवेशन थी। इस बात को 10 सेक्स के गू इमॉर्टल्स ने नोटिस कर लिया था और ये कोई सीक्रेट नहीं था। अगर फैंग युआन एक येलो गोल्ड रेलक गू इस्तेमाल करता तो वो रैंक 4 पीक स्टेज पर पहुंच जाता। फिर रैंक 5 इनिशियल स्टेज पर आगे बढ़ने के बाद वो एक एक करके 3 पर्पल क्रिस्टल रेलक गू इस्तेमाल कर सकता था और सीधे रैंक 5 पीक स्टेज पर जंप कर जाता। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े सेक्ट्स में से एक था और उसके पास रिसोर्सेस की भरमार थी। उनके पास ये रेलक गू आराम से थे। हर साल
डिसाइपल्स और एल्डर्स अपने हासिल किए हुए रेलिक गू को सेक्ट को कंट्रीब्यूट करते थे, जिसके बदले उन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते थे। और सेक्ट इन ग्रीन कॉपर से लेकर पर्पल क्रिस्टल रेलिक गू तक को सेक्ट मिशंस के रिवॉर्ड्स के तौर पर रखता था। ही फंग यांग यह रेलिक गू आसानी से ला सकता था, लेकिन फैंग युआन को इतनी तेजी से रैंक 5 तक पहुंचने देना इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के फायदे में नहीं था। ही मैं पहले इससे एक पर्पल क्रिस्टल गू दूंगा ताकि इस बच्चे के मन में लालच पैदा हो। यह रेलिक गू वो चीजें हैं जो उससे सबसे ज्यादा चाहिए, हम इसका इस्तेमाल करके उससे पकड़ेंगे और उससे गट्स गू के बदले में इन्हें एक्सचेंज करवाएंगे। ही फंग यांग ने लेटर पढ़ना जारी रखा। गू वॉर्म्स के बाद कुछ मटेरियल्स के नाम थे। ये मटेरियल्स भी ज्यादातर आम थे, हालांकि कुछ कीमती गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स भी लिस्ट में थे, पर उनकी संख्या कम थी। लगता है इस बच्चे का मेन प्लान गू रिफाइन करना ही है। HMPH रिफाइन करना है, कर ले, लेकिन इससे स्टार हेरन बाइल, टोड स्टोन्स, असेंशन वाइन और ये सब इतने दुर्लभ मटेरियल्स क्यों चाहिए? ऐसी बहुत कम रेसिपीज थी जिनमें इन मटेरियल्स का इस्तेमाल होता था। कुछ मटेरियल्स की कीमत तो डेसोलेट बीस्ट के हिस्सों के बराबर थी। यहां तक कि हे फंग यांग को भी ये चीजें हासिल करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। ये बच्चा जानबूझकर मेरे ध्यान को भटकाने के लिए ये सब कर रहा है या सच में कोई रे गू रिफाइन कर रहा है? मैं ये सारे मटेरियल्स उससे एक साथ नहीं दे सकता। मुझे उससे बेचैन करके उसके असली इरादे का पता लगाना होगा। इस ट्रांजैक्शन के लिए मैं उससे असेंशन वाइन का एक वध दूंगा। यह असेंशन वाइन इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के सुप्रीम थर्ड एल्डर द्वारा बनाई गई एक टॉप क्वालिटी वाइन थी। 100 साल से भी पहले हे फंग यांग ने ऑफिशियली थर्ड एल्डर का पक्ष लिया था। एक दावत में सुप्रीम थर्ड एल्डर का मूड बहुत अच्छा था और उन्होंने उससे असेंशन वाइन के 3 वैट्स इनाम में दिए थे। सुप्रीम थर्ड एल्डर को वाइन पीना पसंद था और ये उनके शौकों में से एक था, लेकिन हे फंग यांग को पीना पसंद नहीं था और असेंशन वाइन उसके लिए बेकार थी। ही फंग यांग ने लेटर के आखिर में लिस्ट किए गए डेसोलेट बीस्ट के हर हिस्से को देखा। उसने अपने होठ चाटे। ये एक डेसोलेट बीस्ट था, एक ऐसी चीज जिसका मुकाबला गू इमॉर्टल से किया जा सकता था। इतनी पूरी डेसोलेट बीस्ट की लाश, लगता है इस बार की अर्थली कैलेमिटी डेसोलेट बीस्ट कैलेमिटी थी। इस बच्चे की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। डांग माउंटेन का इस्तेमाल करके स्वॉम्प क्रैब की सोल को नाश्त कर दिया और इतनी पूरी लाश हासिल कर ली। ही फंग यांग ने तुरंत अर्थली कैलेमिटी की डिटेल्स का अंदाजा लगा लिया। हम ये स्वॉम्प क्रैब पूरी तरह से खरीद सकते हैं, लेकिन इसने रॉकमे क्यों नहीं मांगे? क्या उसी अपने लिमिटेड नॉलेज की वजह से रॉकमे के बारे में पता नहीं है? या फिर इस ग्रुप के लोग जो उस समय माइग्रेट हुए अभी भी जिंदा हैं? इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में क्या सिचुएशन थी? फैंग युआन को फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू कैसे मिला? उसके पीछे कौन था? ही फंग यांग को इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं पता था। 5 बड़े रीजन्स सेंट्रल कॉन्टिनेंट, सदर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न डेजर्ट और ईस्टर्न सी एक दूसरे से आजाद बैरियर्स से अलग थे और हर एक बेहद विशाल था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने अभी तक पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर कब्जा नहीं किया था। सदर्न बॉर्डर के हर इलाके से कांटेक्ट करना तो दूर की बात थी। लेकिन जब से फैंग युआन ने हु इमॉर्टल की विरासत पर कब्जा किया था, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने पहले हाई एल्डर्स को सदर्न बॉर्डर जांच पड़ताल के लिए भेजे दिया था। ... कुछ दिनों बाद हम यहां हैं, स्पिरिट स्प्रिंग को इस जगह पर लगा दो। घास के मैदान पर फैंग युआन चलते चलते रुका और पीछे आ रही लिटिल हु इमॉर्टल से कहा। लिटिल हु इमॉर्टल ने अपने छोटे से सर को हाँ में हिलाया और अपनी हथेली ऊपर उठाई, जिस पर से एक स्प्रिंग एग गू उठकर बाहर आया। स्प्रिंग एग गू जमीन पर गिरा और जमीन के अंदर गहरा चला गया। कुछ ही पलों में फैंग युआन ने जमीन को हिलते हुए महसूस किया और बहते पानी की आवाज तेजी से बढ़ती हुई सुनाई दी। और फिर झरने का पानी जमीन से फूटा और 20 से 30 मीटर ऊंचा उठ गया। झरने का पानी दूधिया सफेद था और उससे भाप निकल रही थी। कुछ ही सांसों के समय में फैंग युआन हवा में प्राइमेवल एनर्जी को काफी घना महसूस कर सकता था। प्राइमेवल एनर्जी सभी जीवित प्राणियों की मूल ऊर्जा है। प्राइमेवल एनर्जी के बढ़ने से जमीन और उपजाऊ हो जाएगी, वनस्पति फूलेगी फलेगी और जानवरों के झुंड भी बढ़ेंगे। रॉकमे को भी इससे बहुत फायदा होगा। फैंग युआन ने संतुष्टि से अपना सर हिलाया। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के साथ ट्रांजैक्शन सफल रहा था। फैंग युआन ने पूरे स्वॉम्प क्रैब की लाश बेच दी और बदले में उससे अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें मिल गई। उनमें से 3 स्प्रिंग एग गू थे। यह स्प्रिंग एग गू एक रैंक 5 गू था और एक बार इस्तेमाल होने वाला एक्सपेंडेबल गू था जो एक छोटे पैमाने के स्पिरिट स्प्रिंग में बदल सकता था। इसे एक्टिवेट करने के लिए प्राइमेवल एसेंस की बहुत जरूरत पड़ती थी और यहां तक कि रैंक 5 अपर स्टेज गू मास्टर्स को भी इसे सफलता से एक्टिवेट करने के लिए अपना सारा प्राइमेवल एसेंस खर्च करना पड़ता।
फैंग युआन सिर्फ रैंक 4 अपर स्टेज पर था और स्प्रिंग एग्गू को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं कर सकता था। लेकिन किस्मत से उसके पास मदद के लिए लिटिल हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट थी। फैंग युआन ने इन तीनों स्प्रिंग एग्गू को रॉकमैन कबीले के पास दफना दिया। छठी अर्थली कैलमिटी के ट्रायल के बाद हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में कुछ गिने चुने बेचारे लोमड़ियों के झुंड ही बचे थे और उन्हें पालने लायक नहीं थे। इसलिए फैंग युआन ने अपना पूरा ध्यान रॉकमैन कबीले पर लगा दिया। ए फ्लैट सिर्फ कुछ सौ रॉकमैन हाई बचे द लोमड़ियों से भी बहुत कम। लेकिन डांग माउंटेन और इन टीन स्पिरिट स्प्रिंग्स के साथ रॉकमैन कबीले तेजी से बढ़ सकते थे और डेवलप कर सकते थे। ही मास्टर, यह तो ऑसम है। टीन स्पिरिट स्प्रिंग्स के साथ हमारा ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का खर्च बहुत कम हो जाएगा। लिटिल हु इमॉर्टल ने उबलते हुए झरने के पानी को देखा और खुशी से अपनी एंगी छोटी कर ली। ये टीन स्पिरिट स्प्रिंग्स कम से कम 300 मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स पैदा कर सकते हैं और 50 से 7 साल तक चल सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे ब्लेस्ड लैंड को देखें तो ये काफी नहीं है। ब्लेसड लैंड के सदर्न एरिया के लिए भी ये कम है। फैंग युआन ने हिसाब लगाया। स्पिरिट स्प्रिंग्स को छोटे, मध्यम और बड़े पैमानों में बांटा जाता था। छोटे स्पिरिट स्प्रिंग्स 50 से 7 साल तक चल सकते थे। मध्यम स्पिरिट स्प्रिंग लगभग 100 साल या उससे ज्यादा तक चल सकते थे। बड़े स्पिरिट स्प्रिंग सदियों तक चल सकते थे। उबलते हुए पानी ने आसपास की मिट्टी को ढीला कर दिया और झरने का मुंह धीरे धीरे बड़ा हो गया। पानी का जोर काफी नहीं था और उसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो गई। 4 से 5 दिनों में झरने का मुंह बन जाएगा और स्पिरिट स्प्रिंग बहना शुरू हो जाएगा, आसपास की मिट्टी में फैल जाएगा। कुछ महीनों में घनी प्राइमेवल एनर्जी प्राइमेवल स्टोन्स के पहले बैच में कंडेंस हो जाएगी। चलो वापस चलते हैं। रॉकमैन कबीले इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन जी रहे होंगे। फैंग युआन ने लैंड स्पिरिट को आदेश दिया। अगले हाइपैल दोनों डांग माउंटेन पर टेलीपोर्ट हो गए। हे भगवान, इतने सारे गुडस्टोन्स! ये जगह पूरी बिखर गई है। यहां जरूर कोई बड़ी लड़ाई हुई है। शायद वो मेल इमॉर्टल एब मर चुका है। हमारे रॉकमैन कबीले के शानदार दिन आ रहे हैं। हमारे पास अनंत संतान होंगी। कबीले के नेता यान योंग, हम दुनिया का सबसे बड़ा रॉकमैन कबीला बना सकते हैं। रॉकमैन खुशी से झूम रहे थे और चिल्ला रहे थे, इस खुशी और किस्मत के पाल में डूबे हुए थे। डांग माउंटेन गडस्टोन्स से भरा पड़ा था। हर 5 कदम पर एक था। रॉकमैन ने जोश में गुडस्टोन्स को तोड़ा और अपनी सोल को मजबूत किया। बहुत से नौजवान रॉकमैन ने भी गुडस्टोन्स को तोड़ा और अपनी नवजात सोल्स को तेजी से मजबूत किया, जिससे वो अपने शरीर के रूप में और ज्यादा पत्थरों को कंट्रोल कर सकते थे। शुरू में सिर्फ कुछ 100 रॉकमैन थी, लेकिन सिर्फ एक दिन में उनकी आबादी 10 गुना बढ़ गई। आबादी जितनी बढ़ती वो उतनी ही तेजी से मल्टीप्लाई करते। दूसरे दिन की सुबह उनकी आबादी 10,000 पार कर गई। तीसरे दिन की शाम तक उनकी संख्या 3 लाख तक पहुंच गई। डांग माउंटेन पर सारे गुडस्टोन्स साफ कर दिए गए। चौथे दिन डांग माउंटेन ने प्रेशर छोड़ना शुरू कर दिया और रॉकमे को मजबूरन यूएस जगह को छोड़ना पड़ा। शान से अपने घरों की तरफ लौट गए। वहां उनके लिए अनजान तोहफे इंतजार कर रहे थे, नए टीन स्पिरिट स्प्रिंग्स। चैप्टर 422 स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल। ब्लब 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 ब्लब। एक बड़े से 5 आदमियों के बराबर ऊंचे कॉल्ड्रन में हरे नीले रंग का लिक्विड उबल रहा था। लिक्विड देखने में उबलता हुआ लग रहा था, लेकिन उससे ठंडी हवा निकल रही थी। अगर कोई रॉकमैन अपना हाथ उसमें डालता तो वो भी बर्फ का टुकड़ा बन जाता। फैंग युआन बड़े से कॉल्ड्रन के सामने खड़ा था, एक साथ कई काम कर रहा था। यूज कंट्रोल करते हुए उसने एक प्राइमेवल एल्डर गू निकला। उसने मल्टीटास्क किया, प्राइमेवल एल्डर गू को एक्टिवेट किया और उसके अंदर से प्राइमेवल स्टोन्स उड़ने लगे। प्लॉप प्लॉप प्लॉप। प्राइमेवल स्टोन्स कॉल्ड्रन में गिरते ही छपके मार रहे थे। प्राइमेवल एल्डर गू एक रैंक 3 स्टोरेज गू था, जिसमें 1 मिलियन तक प्राइमेवल स्टोन्स आ सकते थे। ये एक क्रिस्टल बॉल जैसा था, आधा ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर बादल एक बूढ़े आदमी का रूप ले रहे थे। जब अंदर बहुत सारे प्राइमेवल स्टोन्स होते तो बूढ़ा आदमी मुस्कुराता, और जब कम होते तो रोता। जैसे जैसे ढेर सारे प्राइमेवल स्टोन्स अंदर डाले गए, बूढ़े आदमी की मुस्कान एक दर्द भरे एक्सप्रेशन में बदल गई। फैंग युआन ने इस रिफाइनमेंट के लिए लगभग आधा मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स खर्च कर दिए। अगर ये पहले की बात होती तो वो इसका खर्चा नहीं उठा पाता। लेकिन अब वो अमीर था। डेसोलेट बीस्ट स्वॉम्प क्रैब को बेचने के बाद और काफी सारी चीजें खरीदने के बाद उसके पास लगभग CHH मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स बचे थे। जैसे हाई प्राइमेवल स्टोन्स डाले गए, कॉल्ड्रन के अंदर एक बड़ा सा भंवर बन गया, जिससे लिक्विड और तेजी से घूमने लगा। कॉल्ड्रन हल्का हल्का कांप रहा था। इस क्रूशियल मोमेंट पर
फैंग युआन ने अपना पूरा कंसंट्रेशन यूएस में लगा दिया। वो अब और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था। उसके माथे पर तेजी से पसीना आने लगा। वो सिर्फ पुकार सकता था, लैंड स्पिरिट जी। लिटिल हु इमॉर्टल ने तुरंत जवाब दिया और चांदी के टुकड़े कॉल्ड्रन में फेंकने लगी। चांदी के टुकड़े लिक्विड में जाते ही भंवर धीमा हो गया। एक एक करके चांदी के टुकड़े गिरते गए जब तक कॉल्ड्रन की सतह शांत ना हो गई और चांदी के रंग की बर्फ बन गई। आखिर में अंदर का सारा लिक्विड जैम गया। बहुत सारी चांदी के रंग की धुंध बाहर निकली जिसने पूरे कॉल्ड्रन को जमा दिया, बल्कि ये कॉल्ड्रन से 5 कदम दूर तक फैल गई, जमीन को चांदी से रंग दिया। फैंग युआन ने गहरी सांस ली। 3 दिन तक गू रिफाइन करने के बाद आखिरकार हो गया। ऊपर चांदी के रंग की बर्फ टूट गई और गू वॉर्म्स बाहर उद आए। ये सारे गू रैंक 3 के द। उनका आकार छोटे कप जैसा था और साथ हाई ट्रम्पेट फूलों जैसा भी। एक हथेली पर 3 आराम से आ सकते थे। वो चांदी के रंग के द लिक्विड रखने या गू वॉर्म्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे। लिटिल हु इमॉर्टल ने जीना खुशी से मुस्कुराते हुए, तालियां बजाते हुए 137, 146, 159। मास्टर, आप तो कमाल के हैं। एक साथ 159 रैंक 3 गू वॉर्म्स रिफाइन कर लिए। हम इन्हें अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। ये कौन से गू वॉर्म्स हैं? ही, ये सिल्वर कप गू हैं। हमें इन्हें गू रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करना है, ये बेचने के लिए नहीं है। फैंग युआन मुस्कुराया। फैंग युआन के पिछले जीवन के 380 साल बाद यह सिल्वर कप गू एक गू इमॉर्टल ने बनाए थे। इन्हें रिफाइन करते रहने से जब तक वो रैंक 5 के ना हो जाएं, वही गू फैंग युआन को चाहिए था। जाहिर है अब उन्हें बेचा नहीं जा सकता था। इन दिनों मैंने बहुत सारे गट्स गू का इस्तेमाल करके अपनी सोल को एक आम इंसान से 52 गुना तक बढ़ा लिया है। इसलिए मुझे ज्यादा थकान महसूस नहीं हुई और मैं एक साथ इतने सारे गू रिफाइन कर पाया। फैंग युआन इस रिफाइनमेंट के नतीजे से बेहद खुश था। उसकी सोल की मजबूत बुनियाद के फायदे यहां साफ दिख रहे थे। अगर हे फन यांग ये देख लेता तो वो फैंग युआन को बिल्कुल भी कम ना आंकता। फैंग युआन की गू रिफाइन करने की काबिलियत उसकी अपनी काबिलियत से कहीं आगे निकल चुकी थी, लेकिन उसका सर अभी भी चक्कर रहा था। हर गू रिफाइनमेंट सोल पर बहुत जोर डालता था, उसमें बहुत सारी मानसिक शक्ति खर्च होती थी। फैंग युआन के इस बड़े पैमाने के रिफाइनमेंट की तो बात ही अलग है। अगर पहले की बात होती तो फैंग युआन अपनी सोल को आराम देने के लिए सिर्फ सो सकता था, लेकिन अब उसके पास एक बेहतर तरीका था। लैंड स्पिरिट, यह कॉल्ड्रन ऐप बेकार है, इससे हटा दूं, मैं बाहर घूमने जा रहा हूं। जी मास्टर। लिटिल हु इमॉर्टल तुरंत काम पर लग गई। 3 से 4 दिन बीत चुके द डांग माउंटेन पर ढेर सारे गुडस्टोन्स बन चुके थे। फैंग युआन ने आराम से कुछ टुकड़ों पर पैर रखा। जो गट्स गू बाहर निकले उन्होंने उसकी सोल को रिकवर किया, बल्कि उस और मजबूत भी किया। फैंग युआन को तुरंत महसूस हुआ कि उसके सर से चक्कर गायब हो गया है। वो बिजली की रफ्तार से सोच सकता था। वो जोर से हंसा। यह गट्स गू सच में एक डिवाइन गू है, इसका असर इतना कमाल का है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज अपनी सोल को उसकी हद तक मजबूत करूंगा। 7 गुना। फैंग युआन ताजगी महसूस कर रहा था, उसकी हरकतें बेहद तेज और हल्की थी। 77 गुना। फैंग युआन बिजली की रफ्तार से सोच सकता था, हर सोच एक चिंगारी की तरह चल रही थी। 85 गुना। फैंग युआन की सोल अब उसके शरीर की हद को हल्के से छू रही थी। 92 गुना। फैंग युआन अपनी सोल को साफ महसूस कर सकता था। उसकी परसेप्शन में उसकी सोल बहुत सफेद रंग की थी। उसका बाहरी रूप बिल्कुल फैंग युआन जैसा था, सिवाय इसके कि वो बेहद मजबूत, मस्कुलर और एक भालू शेर जैसा शरीर रखता था। जबकि फैंग युआन, भले ही उसका शरीर मस्कुलर था, पर उसके कंधे चौड़े दिए और कमर पतली थी। उसकी सोल इस शरीर के अंदर काफी दबी हुई महसूस हो रही थी। क्या वो अपनी हद पर था? 93 गुना। फैंग युआन ने एक और गट्स गू इस्तेमाल किया, उसकी सोल एक बार फिर मजबूत हुई। इस बार फैंग युआन ने एक अनोखा एहसास महसूस किया, वो अद्भुत और आरामदायक था। यह ड्रग्स लेने, अच्छा खाना खाने या सेक्स करने से 100 गुना बेहतर था। इसने फैंग युआन जैसे मजबूत आदमी को भी खुशी से कराने पर मजबूर कर दिया। एक अवर्णनीय आराम और नशे के एहसास ने यूसिस फीलिंग का मजा लेने पर मजबूर कर दिया, जिसे वो भूल नहीं पा रहा था। फैंग युआन की ईद में ठंडी रोशनी चमकी, उसका दिल सतर्क हो गया। उसने कुछ और गुडस्टोन पर पैर रखा और उसकी सोल फिर से मजबूत हुई। इस बार आराम का एहसास पहले से कहीं ज्यादा तेज था। 97 गुना, 98 गुना, 99 गुना। ये एहसास उसकी सोल की गहराइयों से आ रहा था। ये इतना तेज था कि फैंग युआन का शरीर कांपने लगा।
उसकी हड्डियां पिघलती हुई महसूस हो रही थी और उसकी मांसपेशियां फड़क रही थी। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। 100 गुना तेज एहसास और नशे ने एक तूफान की तरह हमला किया। फैंग युआन इससे लगभग बेहोश हो गया। यह हद है, मैं अब और गट्सगु इस्तेमाल नहीं कर सकता। फैंग युआन ने अपनी जीभ की नोक काटी, दर्द का इस्तेमाल करके खुद को होश में रखा, नशे में डूबने से बचाया। आम लोग अपनी सोल को सिर्फ 100 गुना तक ही मजबूत कर सकते थे। इसे 100 मैन सोल कहते थे। ये भी एक एक्सट्रीम लिमिट थी। अगर सोल थोड़ी सी भी और मजबूत होती तो वो एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती। जैसे कि ज्यादा खाने से पेट फट जाता है, लेकिन सोल का फटना पेट के फटने से कई गुना ज्यादा गंभीर था। सोल हवा में पूरी तरह बिखर जाती, पूरी तरह नाश्त हो जाती। मांस कुछ देर तक सुरक्षित रहता और फिर सड़ने लगता, जिससे सफेद कंकाल दिखने लगता। अगर फैंग युआनस एहसास में डूब जाता और एक और गट्सगु इस्तेमाल कर लेता तो यूज स्प्रिंग ऑटम सकाडा इस्तेमाल करने का वक्त भी नहीं मिलता। वो तुरंत मर जाता, इस दुनिया से मिट जाता। अफसोस कि मेरे पास लुओपो वैली नहीं है। उसके अंदर बविल्डरमेंट फोग है जो सोल को ढीला कर सकता है। वहां लुओपो विंड भी है जो सोल को काट सकती है। इतने टॉर्चर और ट्रायल्स के बाद सोल और भी रिफाइंड और कंडेंसर्ड हो जाती है। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी। सिर्फ सोल को मजबूत करना एक क्वांटिटेटिव एडवांटेज था। सिर्फ रिफाइनमेंट और प्योरिफिकेशन से हाई क्वालिटेटिव एडवांटेज मिल सकता था। इस दुनिया में बहुत से गू मास्टर्स द जो अपनी सोल की खेती करते द उन्हें सोल पाथ गू मास्टर्स कहा जाता था। सोल पाथ और स्ट्रेंथ पाथ एक हाई लेवल पर द प्राचीन काल में दोनों का बोलबाला था। सिवाय इसके कि स्ट्रेंथ पाथ अब अपने सबसे नीचे स्टार पर था, जबकि सोल पथ अभी भी मजबूत था। यह आज की दुनिया का सबसे बड़ा पथ था। जिस गू मास्टर ने सोल पाथ बनाया था वो पूरी दुनिया के इतिहास में मशहूर है। वो है स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, रैंक 9 गू मास्टर। ब्रह्मांड के शिखर पर खड़ा, मामूली इंसानों को नीचे देखते हुए वो सचमुच अजय था, एक ऐसी लेजेंड जिसने अपने युग पर राज किया। साथ ही वो सबसे ज्यादा मारकाट करने वाला रैंक 9 गू इमॉर्टल था। सभी इमॉर्टल वेनरेबल्स और डेमन वेनरेबल्स में उसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा। अपने अंधेरे युग में उसने 5 रीजन्स को अपना पर्सनल कताल खाना बना दिया था। सभी जीवित प्राणी उसके पशुद, उनके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने एक बार कहा था, इस विशाल दुनिया में डांग माउंटेन सोल को मजबूत करने में सबसे अच्छा है और लुओपो वैली सोल को रिफाइन करने में सबसे अच्छा है। एक पहाड़ और एक घाटी, अगर किसी के पास दोनों हो तो वो सोल पाथ में बड़ी सफलता हासिल करेगा और वो दुनिया पर राज कर सकेगा। इसलिए डांग माउंटेन और लुओपो वैली सोल पाथ गू मास्टर्स के 2 पवित्र स्थल थे। फैंग युआन का डांग माउंटेन हासिल करना एक बहुत बड़ा वरदान था। उसने अपने पुनर्जन्म से बहुत बड़ा फायदा उठाया था। अगर वो लुओपो वैली हासिल करना चाहता तो उम्मीद बहुत कम थी, उस पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। लेकिन लुओपो वैली के बिना भी मैं उसकी जगह दूसरे सोल पाथ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। डिवाइन सोल गू, ड्रैगन सोल गू, आइस सोल गू, ड्रीम सोल गू, मून सोल गू, जनरल सोल गू, ग्रज सोल गू, पोम सोल गू और अन्य, ये सब मेरी सोल को रिफाइन कर सकते हैं और मुझे अपनी सोल को मजबूत करते रहने की अनुमति दे सकते हैं। 100 मैन सोल को तोड़ने के लिए, 1000 मैन सोल तक पहुंचने के लिए, या यहां तक कि 10,000 मैन सोल तक। वो येगू इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से नहीं ले सकता था। इसका कारण ये था कि येगू जो सीधे सोल पर इस्तेमाल होते द, अगर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने उनके साथ कुछ किया होता तो ये बहुत खतरनाक होता। लेकिन फैंग युआन को इन गू वॉर्म्स की रेसिपीज के बारे में बहुत कम पता था। सबसे जरूरी बात, उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि कौन सा गू उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए 100 मैन सोल मेरी समस्याओं से निपटने के लिए काफी है। मुझे अपनी एनर्जी इस बात पर लगानी चाहिए कि रॉकमे का ट्रेड कैसे किया जाए। फैंग युआन की सोच वापस असली मुद्दे पर आ गई। वो स्वॉर्म क्रैब को पहले ही बेच चुका था, लेकिन आगे उसका गुडस्टोन्स बेचने का कोई इरादा नहीं था। अगर वो गुडस्टोन्स बेचता तो इससे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट मजबूत होता, जो कि फायदेमंद नहीं था। अगले कुछ दिनों तक फैंग युआन गू रिफाइन करता रहा और अपने अपचे को साफ करता रहा। 1 महीना जल्दी से बीत गया। 9 आइज लिकर वर्म की मदद से फैंग युआन सफलता से रैंक 4 पीक स्टेज पर पहुंच गया। साथ ही उसने 155 गोल्ड कप गू रिफाइन किए। गोल्ड कप गू और सिल्वर कप गू लगभग एक जैसे थे। वो रैंक 3 गू द जो फ्लूइड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके बाद उसने सिल्वर कप गू और गोल्ड कप गू दोनों को रिफाइनमेंट में इस्तेमाल किया। 7 दिन और 6 रातों के बाद उसकी किस्मत बुरी नहीं थी,
यूस्टीन रैंक 4 गोल्ड एंड सिल्वर कप गू मिल गए। उसने अपने हाथ का काम नीचे रखा और अपना ध्यान रॉकमैन पर लगाया। इतने दिन बीत गए, रॉकमैन ने अब तक प्रजनन कर लिया होगा। एक रॉकमैन के जीवन में ज्यादातर समय सोने में बीत जाता है। आमतौर पर जब एक रॉकमैन 300 साल का हो जाता है तो उसकी सोल एक हद तक जमा हो जाती है और वो एक बच्चे को जन्म देता है। इसके बाद हर 200 साल में वो एक नौजवान रॉकमैन को जन्म देगा। बिना किसी दुर्घटना के एक रॉकमैन 1000 साल तक जी सकता है और मरते समय उसके 4 बच्चे होंगे। लेकिन गुडस्टोन्स की वजह से रॉकमैन कबीले तेजी से फैले। अब उनके पास लगभग 3 लाख कबीले के लोग थे। बढ़ती संख्या ने रॉकमैन के बीच आंतरिक झगड़ों को बढ़ा दिया, तेज कर दिया और फूटने का कारण बना। रॉकमैन का सामाजिक सिस्टम बहुत ढीला ढाला था। वो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोगों पर शासन कर सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ राजनीतिक झगड़ों के बाद रॉकमैन 3 समूहों में बंट गए। हर समूह में लगभग 1 लाख लोग थे। हर एक ने एक स्पिरिट स्प्रिंग पर कब्जा कर लिया और वहां अपने नए घर बना लिए। फैंग युआन ने अपने बनाए हुए नए स्लेवरी गू निकले और उन्हें लिटिल हु इमोर्टल को दे दिए। स्लेवरी गू रैंक 1 से 5 तक आते थे। फैंग युआन ने सिर्फ रैंक 3 स्लेवरी गू रिफाइन किए थे। ये रॉकमैन कबीले को गुलाम बनाने के लिए काफी था। लिटिल हु इमोर्टल ने स्लेवरी गू को लगभग 10,000 मील दूर टेलीपोर्ट किया, उन्हें सबसे जरूरी रॉकमैन पर इस्तेमाल किया। रॉकमैन की सोल फैंग युआन का मुकाबला नहीं कर सकती थी, वो आसानी से गुलाम बन गए। पलक झपकाते ही फैंग युआन ने यान योंग सहित 3 रॉकमैन कबीले के नेताओं को और 1 दर्जन से ज्यादा रॉकमैन कबीले के बुजुर्गों को कंट्रोल कर लिया। एक झटके में 3 लाख रॉकमैन उसके कंट्रोल में आ गए। कई जीवनों पर शासन करना और अपने हाथ के एक इशारे से बड़े बदलाव लाना, ये पहले से हाई एक गू इमोर्टल की काबिलियत दिखा रहा था। चैप्टर 423 फैंग युआन छोटे कमीने। गुडस्टोन्स नहीं, बल्कि उसकी जगह रॉक में बेच रहा है। ही फंग यांग ने अपने हाथ में लेटर को गंभीर एक्सप्रेशन के साथ देखा। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में डांग माउंटेन से मिलने वाला गट्स गू हाई वो चीज थी जिसकी इमोर्टल क्रेन सेक्ट को सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक बार जब उनके पास अपने डिसाइपल्स की सोल की नींव को बढ़ाने के लिए गट्स गू आ जाते तो डिसाइपल्स के मामले में इमोर्टल क्रेन सेक्ट की ताकत 30% तक बढ़ जाती। इसके अलावा गटस्टोन्स डांग माउंटेन से बाहर नहीं जा सकते थे, उन्हें सिर्फ उसी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इसलिए इस वजह से इमोर्टल क्रेन सेक्ट के डिसाइपल्स आजादी से हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में आ जा सकते थे। समय के साथ फैंग युआन की सतर्कता धीरे धीरे कम हो जाती और इमोर्टल क्रेन सेक्ट ब्लेस्ड लैंड के अंदर कुछ जाल बिछाने के लिए आजाद हो जाता। लेकिन फैंग युआन ने गट्स गू बेचने से साफ माना कर दिया। हे फंग यांग बहुत परेशान था। आखिर कब से मुझ जैसे महान गू इमोर्टल्स को एक मामूली से बदमाश के हाथों ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? उसने दांत पीसते हुए सोचा। उसका सुंदर नौजवान चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसके पास बैटल स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो उस दिखा नहीं सकता था। फैंग युआन एक कछुए की तरह ब्लेस्ड लैंड के अंदर छिपा हुआ था। उसके पास फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल गू भी था और वो कभी भी जा सकता था। ही फंग यांग और यहां तक कि पूरा इमोर्टल क्रेन सेक्ट उसके ट्रम्प कार्ड से डरते थे और इसलिए हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। लगता है जो रॉकमैन हु इमोर्टल अपने ब्लेस्ड लैंड में लाई थी वो अभी भी जिंदा हैं। लेकिन ये फैंग युआन अब इतने सारे रॉक में बेच रहा है, आखिर उसने उन्हें पैदा करने के लिए कितने गट्स गू इस्तेमाल किए होंगे? ये सोचते हाई हे फंग यांग का दिल खून के आंसू रो रहा था। पिछली ट्रांजैक्शन को हुए कई महीने बीत चुके थे। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में समय 5 गुना तेजी से चलता था, इसलिए वहां लगभग 1 साल या उससे कुछ ज्यादा समय बीत चुका था। फैंग युआन ने इतने सारे नौजवान और मजबूत रॉकमैन पाले। अगर ये खर्च किए गए गट्स गू इमोर्टल क्रेन सेक्ट को दिए जाते और डिसाइपल्स को पालने के लिए इस्तेमाल किए जाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये बदमाश फैंग युआन, वो रॉकमैन पालना पसंद करेगा लेकिन ये गट्स गू इमोर्टल क्रेन सेक्ट को नहीं देगा। उसके इरादे घिनौने हैं, घिनौने। जो बात है फंग यांग को सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही थी वो सिर्फ ये नहीं थी। सबसे जरूरी, वो खुद से गुस्सा था। ये रॉकमैन जो फैंग युआन बेच रहा था, भले ही वो एक गू इमोर्टल था, उसका दिल भी पिघल गया था। एक ब्लेस्ड लैंड में अगर काफी रॉकमैन हो तो गू इमोर्टल्स अपनी जमीन के नीचे की जमीन को डेवलप कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में रिसोर्सेस निकाल सकते हैं। हर तरह के मेटल्स, जेम्स और साथ हाई गू वॉर्म्स, जमीन के नीचे के जानवर, उन्हें अनंत मात्रा में मिल सकते थे। इसके अलावा अगर उनके पास काफी रॉकमैन हो तो वो एक अंडरग्राउंड सिटी बना सकते हैं। ये एक तरह से ब्लेस्ड लैंड के इलाके को बढ़ाना था। अगर ब्लेस्ड लैंड में मैनपावर ना हो
तो गू इमोर्टल्स जो रिसोर्सेस निकालते वो ज्यादातर सतह से होते जो कि सीमित थे। लेकिन अगर उनके पास रॉकमैन हो और वो अंडरग्राउंड रिसोर्सेस का भी इस्तेमाल कर सके तो मुनाफा पहले से कई गुना ज्यादा होगा। इसलिए मार्केट में रॉकमैन की डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम। एक रॉकमैन की जिंदगी ज्यादातर सोने में बीत जाती है। एक साधारण रॉकमैन 1000 साल तक जीता है। एक जीवन में उसके 4 बच्चे होते हैं। अनपढ़ सोल पाथ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके उनकी सोल की ताकत बढ़ाना नामुमकिन नहीं था। कई गू इमोर्टल्स ने कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। इसका सिर्फ एक कारण था, लागत। एक सोल पाथ गू वर्म की कीमत एक अकेले रॉकमैन से कहीं ज्यादा थी। जब तक किसी गू इमोर्टल को रॉकमे की कोई खास जरूरत ना हो उन्हें इससे कभी फायदा नहीं होगा। इस दुनिया में सिर्फ फैंग युआन जो डांगो माउंटेन को कंट्रोल करता था वही इस पैमाने पर रॉकमे पाल सकता था। इसके अलावा इस ट्रांजैक्शन में फैंग युआन ने जो कीमत राखी थी वो भी बहुत आकर्षक थी। भले हाई इमोर्टल क्रेन सेक्ट को इसकी जरूरत ना हो, वो इसे दोबारा बेचकर बड़ा मुनाफा कमा सकते थे। लेकिन क्योंकि ये इतनी अच्छी डील थी, हे फंग यांग को बेहद परेशानी हो रही थी। वो जानता था कि यह फैंग युआन का दाना था। इस बात से डर नहीं कि तुम पिघलोगे नहीं, डर बस इस बात का है कि तुम दाना चुगोगे नहीं। जैसा कि फैंग युआन ने उम्मीद की थी, हे फंग यांग पहले से ही डील की तरफ झुक गया था। सिर्फ वो ही नहीं, इमोर्टल क्रेन सेक्ट भी पिघल जाएगा और दूसरे गू इमोर्टल्स भी ये डील चाहेंगे। रॉकमैन ट्रेडिंग का बिजनेस कम से कम 100 साल तक फूल सकता था। ये शैतान छोटा बदमाश फैंग युआन ये सच में बहुत चालाक है। लेकिन रॉकमे के इस बैच के साथ मेन सुप्रीम ग्रैंड एल्डर, सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर को कुछ रिजल्ट्स दिखा सकता हूं। मेन ले तन को भी चुप करा सकता हूं। ऐसे में मुझे थोड़ी सांस लेने की फुर्सत मिल जाएगी। ही फन यांग ने गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया। उसने अपनी उंगली छोटी की, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लेकिन ज्यादा खुश मत हो फैंग युआन। जैसे को तैसा, अगर तू गट्स गू नहीं बेचेगा तो मेन रेलक गू नहीं बेचूंगा। तुझे येलो गोल्ड रेलक गू और पर्पल क्रिस्टल रेलक गू नहीं चाहिए थे? भूल जा। फैंग युआन अपनी कुर्सी पर लेता हुआ इमोर्टल क्रेन सेक्ट का जवाब देख रहा था। क्योंकि ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो अभी भी टीएनटी माउंटेन पर पहरा दे रहा था, लिटिल हु इमोर्टल ने ब्लेस्ड लैंड के दरवाजे खोलने की हिम्मत नहीं की। इसलिए इमोर्टल क्रेन सेक्ट ने इस बार फ्लाइंग स्वॉर्ड लेटर गू का इस्तेमाल किया था। फैंग युआन ने एक नजर डाली और कंटेंट समझ गया। ही फन यांग के लेटर में डील से सहमत होने के अलावा उसने अपना मकसद भी साफ कर दिया था, गट्स गू खरीदना। गट्स गू के लिए वो रेलक गू बेच सकता था या यहां तक कि 7वीं अर्थली कैलेमिटी से बचने में मदद करने के लिए हाथ भी बढ़ा सकता था। फैंग युआन लगातार हंसने लगा। ही फन यांग को हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में आने देना कैलेमिटी से भी बड़ा खतरा था, ये नामुमकिन था। और रेलक गू की बात, क्या उसने सोचा था कि वो धमकी फैंग युआन की कमजोरी बन जाएगी? क्या मजाकिया सोच थी। मेन गट्स गू तो बिल्कुल नहीं बेचूंगा, लेकिन रॉक में बेच सकता हूं। मुझे इमोर्टल क्रेन सेक्ट को आकर्षित करने की कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इमोर्टल क्रेन सेक्ट के साथ हाई डील नहीं कर सकता, मुझे अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना होगा। फैंग युआन ने सोचा। अपने 500 साल के अनुभव से फैंग युआन जानता था कि उसकी बेचने की कीमत मार्केट वैल्यू से कम थी। इमोर्टल क्रेन सेक्ट इस ट्रेड से जरूर मुनाफा कमाएगा, लेकिन यह भी फैंग युआन द्वारा अरेंज किया गया था। इसका कारण यह था कि इस वक्त उस अपने इमोर्टल क्रेन सेक्ट डिसाइपल की आइडेंटिटी की जरूरत थी, इसलिए यूस इस फर्जी रिश्ते को बनाए रखने और संभालने की भी जरूरत थी। इस मुनाफे से हे फंग यांग पर से प्रेशर कम हो जाएगा। वो मेरा ब्लेस्ड लैंड चाहता है, लेकिन मुझे भी ग्रो करने के लिए वक्त चाहिए। जब मैं एक गू इमोर्टल बन जाऊंगा तो क्या मैं तब भी इमोर्टल क्रेन सेक्ट से डरूंगा? फैंग युआन हल्के से हंसा। उसने लेटर को फिर से देखा। उसके आखिर में हे फंग यांग ने एक समय तय किया था और फैंग युआन से दरवाजा खोलने और होल अर्थ गू अंदर भेजने का रिक्वेस्ट किया था। ये एक बहुत बड़े पैमाने का ट्रांजैक्शन था। फैंग युआन 7000 रॉकमन बेचने वाला था, लेकिन ये रॉकमन ब्लेस्ड लैंड के दरवाजों से बाहर नहीं जा सकते थे। इस वक्त वो ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो अभी भी टीएनटी माउंटेन के आसपास घूम रहा था। अगर दरवाजे खोले जाते और वो अंदर घुसने में कामयाब हो जाता तो फैंग युआन बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इसलिए इस सिचुएशन में यूज होल अर्थ गू का इस्तेमाल करना था। ये गू रैंक 5 का था और 2 गू से मिलकर बना था, न्यू और सब गू। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल 2 जगहों को एक सुरंग से जोड़ना था। गू मास्टर सब गू से अंदर जाएगा और मिगू से बाहर आएगा, इसी तरह विपरीत दिशा के लिए भी।
होल अर्थ गू अक्सर डू ब्लेस्ड लैंड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था। आमतौर पर होल अर्थ गू रिसोर्सेस को ट्रांसपोर्ट करने और भेजने के लिए इस्तेमाल होता था। युद्ध या लड़ाई के दौरान होल अर्थ गू के जरिए मदद भेजी जा सकती थी, तुरंत सहायता के लिए। ट्रांजैक्शन को अंजाम देने और इन रॉकमैन को दूर भेजने के लिए होल अर्थ गू का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन मुझे चिंता है कि तुम्हारे होल अर्थ गू में कुछ जाल हो सकते हैं, मैं इसे खुद रिफाइन करना पसंद करूंगा। फैंग युआन ने यह सोचा और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की ओरा को लीक किया, फ्लाइंग स्वॉर्ड लेटर गू को रिफाइन किया और तेजी से एक लेटर ही फंग यांग को वापस लिखा। आधे दिन बाद हे फंग यांग को लेटर मिला। उस देखते ही उस पता चला कि उसमें बड़ी मात्रा में गू वॉर्म्स लिस्ट किए गए थे और हर तरह के इंग्रेडिएंट्स। ओह, तुम मेरा होल अर्थ गू इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन तुमने रेसिपी को इम्प्रूव किया है और नया वर्जन खुद रिफाइन करना चाहते हो? ही फन यांग गुस्से में था। बकवास। होल अर्थ गू 500 साल से इस्तेमाल हो रहा है, रेसिपी सभी गू इमॉर्टल्स को पता है, तुम्हें लगता है तुम उस और रिफाइन कर सकते हो? फैंग युआन, इस बदमाश की सतर्कता बहुत ज्यादा है। वो इस मौके का इस्तेमाल करके मुझे लूटना चाहता है ताकि मैं उसके डील्स को फिर से माना करने की हिम्मत ना करूं। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि रेलिक गू या स्प्रिंग एग गू या स्ट्रेंथ पाथ में कुछ रेयर गू वॉर्म्स लिस्ट में जरूर होंगे। कोई नहीं? ही फन यांग ने एक नजर डाली, लेकिन उस कोई रेलिक गू, स्प्रिंग एग गू या कोई स्ट्रेंथ पाथ गू लिस्ट में नहीं दिखा। लेकिन बहुत सारे दुर्लभ गू और यहां तक कि कुछ लो रैंकिंग गू वॉर्म्स भी। सबसे ऊंचा रैंक 5 गू वर्म था, अर्थ पाथ का बिल्ड माउंटेन गू, जो आमतौर पर गू रिफाइनमेंट की सफलता दर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अलावा उसने बहुत सारे रैंक 4 गू मांगे, आमतौर पर दिखने वाला मूविंग फॉर्म गू और बहुत काम का अनदर पर्सपेक्टिव गू। ही फंग यांग हिचकिचाया। इस लिस्ट को देखकर लगता है वो सच में गू रिफाइन करने जा रहा है। जब तक उसकी किस्मत ठीक है, मटेरियल्स 3 होल अर्थ गू रिफाइन करने के लिए काफी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उसने सच में होल अर्थ गू की रेसिपी को इंप्रूव कर दिया है? नहीं, फैंग युआन एक मामूली सा मोर्टल है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन क्या हो अगर उसके पीछे कोई गू इमॉर्टल हो? अगर ये एक इंप्रूव्ड रेसिपी होती तो नया गू जरूर होल अर्थ गू से कहीं ज्यादा मजबूत होता। ही फंग यांग का दिल डगमगाया। भले ही वो रेसिपी हासिल ना कर पाए, फैंग युआन के रिफाइनमेंट में सफल होने के बाद यूज सब गू यूज देना पड़ेगा। तब तक वो एक गू इमॉर्टल के रूप में यूएस सब गू से गू के बारे में कई डिटेल्स का अनुमान लगा सकेगा और उसके पास उसी रेसिपी को दोबारा बनाने का काफी चांस होगा। 2 दिन बाद फैंग युआन को लेटर मिला। फैंग युआन ने यूज खोला और देखा, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, हे फंग यांग ने लेटर के अंदर हर तरह के बहाने बनाए थे, जानबूझकर कई मटेरियल्स और गू वॉर्म्स की मात्रा कम कर दी। उसका मकसद साफ था, वो फैंग युआन की असली रेसिपी को जांचा चाहता था। फैंग युआन हंसा और सर हिलाते हुए आ भरी। यह फंग यांग अपनी सोच में बहुत ज्यादा बारीक था, ये उसकी ताकत भी थी और कमजोरी भी। भले ही उन्होंने सिर्फ कुछ ही बार इंटरैक्ट किया था, फैंग युआन यूज पहले ही समझ चुका था। फैंग युआन ने शांति से जवाब दिया कि हे फंग यांग को कोई भी मटेरियल कम नहीं करना चाहिए, वरना रिफाइनमेंट फेल हो जाएगा। लेकिन हे फंग यांग ने बहस और सौदा जारी रखा। उसने इतना कचरा कहा कि वो लगभग अपने ही बहनों पर विश्वास करने लगा था। कुछ बार के बाद फैंग युआन ने मजबूरी में हार मान ली और एक नई लिस्ट लिखी। बच्चे, तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए बहुत छोटे हो। ही फंग यांग ने ये लेटर देखा और मटेरियल्स का एक हिस्सा दे दिया, जबकि बाकियों के लिए बहाने बनाकर देरी करने लगा। लगातार ताल मटोल में उन्होंने लगभग 8 से 9 दिन बर्बाद कर दिए। जब तक फैंग युआन ने एक बेहद मजबूर और गुस्से वाला रवैया नहीं दिखाया, तब तक हे फंग यांग नहीं रुका। ये समझते हुए कि समय आ गया है, उसने छठी लिस्ट का इस्तेमाल किया, जिसमें रिसर्च करने के लिए काफी कम मटेरियल्स थे। लेकिन उसकी गू रिफाइनमेंट स्किल्स अच्छी नहीं थी। बहुत गहराई से रिसर्च करने और कुछ बार कोशिश करने के बाद भी उसको कोई नतीजा नहीं मिला। आधे महीने बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के समय के अनुसार यूज फैंग युआन से होल अर्थ गू मिला। उसने उसे खजाने की तरह लिया और फिर से गहरी रिसर्च में डूब गया। लेकिन इस बार उसने 3 दिन लगाए और रेसिपी को सफलता से रिवर्स इंजीनियर कर लिया। इस रेसिपी को देखकर हे फंग यांग चिल्लाया, फैंग युआन, साले छोटे कमीने, ये तो होल अर्थ गू की आम रेसिपी है। तुरंत वो चिल्लाया और फैंग युआन को बेशरम, बेईमान, चालाक, नीच कहकर गालियां देने लगा और उसकी गालियां फैंग युआन के पूर्वजों तक पहुंच गई। चैप्टर 424, हम एक इमोर्टल को मारने जा रहे हैं। ब्लेसड लैंड का पश्चिमी इलाका एक विशाल GHAAS का मैदान था। हर तरफ हरियाली का मंजर था।
एक नवजात लोमड़ी एक फड़फड़ाती तितली के साथ खेलने में मगन थी। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में लोमड़ियां सबसे ताकतवर शिकारी थी और इसलिए उनकी जिंदगी चिंता मुक्त थी। हालांकि छठी अर्थली कैलेमिटी के दौरान उन्हें बेहद भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। अस विशाल GHAS के मैदान पर लोमड़ी के झुंड धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ रहे थे। अचानक स्पेस में हलचल हुई और दो आकृतियां प्रकट हुई, जिससे छोटी लोमड़ी डर कर भाग गई। एक आदमी था जिसने काला चोगा पहना हुआ था, वो लंबा और बहादुर था, काले बाल और एनी गहरी खाई जैसी थी। दूसरी एक प्यारी और छोटी लड़की थी जिसने रंगीन कपड़े पहने हुए द उसकी ऊन सितारों की तरह चमक रही थी और उसकी एक बर्फीली सफेद, मुलायम, फूली हुई पूंछ थी। उसकी पूंछ पर पतले और लंबे बाल हवा के साथ हल्के से हिल रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि फैंग युआन और लिटिल हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट थे। पोजीशन ठीक है, यही होनी चाहिए। फैंग युआन ने आसपास देखा और अपने अपचे से एक होल अर्थ गू निकला। ये गू एक अखरोट जैसा दिखता था, जिसकी सतह लकड़ी जैसी और असमान थी और एक तरबूज जितना बड़ा था। होल अर्थ गू एक रैंक 5 गू था और इसे एक्टिवेट करने के लिए कम से कम रैंक 5 पीक स्टेज गू मास्टर की जरूरत थी जो अपना सारा प्राइमेवल एसेंस इस्तेमाल करे। फैंग युआन यह जाहिर है नहीं कर सकता था, इसलिए उसने गू को लैंड स्पिरिट को दे दिया। लिटिल हु इमॉर्टल ने जब इसे एक्टिवेट किया तो होल अर्थ गू से तुरंत तेज लाल रोशनी फूटी और जमीन के अंदर चली गई। एक पाल में लाल रोशनी आसमान की तरफ गई और 50 किलोमीटर की जमीन हिल गई। लाल रोशनी अचानक गायब हो गई और जमीन पर 270 फीट जितना बड़ा एक क्रैक आ गया। क्रैक के आसपास की मिट्टी फूल गई और अगर ऊपर से देखा जाए तो ये एक इंसान के होठों जैसा लगता। तुरंत बाद क्रैक के दोनों तरफ धीरे धीरे खुले और इंसानी दांतों जैसे दिखने वाले पत्थर के कम्पैक्ट क्यूब ब्लॉक्स की 2 कतारें दिखाई दी। दांत भी खुले और एक अजीब सी बड़ी गुफा सामने आई। मास्टर, मुझे भूख लगी है, हुर जैसे क्रैक ने खुलकर बैंड होते हुए अचानक एक ऊंची आवाज में कहा, जिससे आसपास की जमीन हिल गई। फैंग युआन मुस्कुराया और एक प्राइमेवल एल्डर गू निकला। उसने अपना प्राइमेवल एसेंस भेजा और मिलनसार दिखने वाले बूढ़े आदमी का खुश चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया क्योंकि बड़ी मात्रा में प्राइमेवल स्टोन्स निकाले जा रहे थे और यूएस बड़े होले जैसे क्रैक में फेंके जा रहे थे। 2 लाख प्राइमेवल स्टोन्स फेंकने के बाद फैंग युआन रुका और प्राइमेवल एल्डर गू को वापस अपने अपचर में रख लिया। बड़ा सा होनो जैसा क्रैक धीरे धीरे बैंड हो गया। उसके 2 कतारों के विशाल पत्थर के दांत प्राइमेवल स्टोन्स को पीसकर पाउडर बनाने लगे। गल्प, एक जोरदार आवाज आई जैसे कोई इंसान खाना निगल रहा हो। ये गूंजी और जमीन को हिला दिया। यह प्राइमेवल स्टोन्स निगलने के बाद होलो जैसा क्रैक शांत हो गया और कोई आवाज नहीं की। इस पॉइंट पर होल अर्थ गू को सफल माना जा सकता था। इसे अब हिलाया नहीं जा सकता था। उन्हें हे फंग यांग के सब गू के एक्टिवेट होने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी दोनों तरफ जुड़ सकेंगे। होल अर्थ गू को खिलाना एक बेहद बड़ा खर्च था। इसे हर साल 2 लाख प्राइमेवल स्टोन्स खिलाने पड़ते और हर बार जब इसे एक्टिवेट किया जाता तो बड़ी मात्रा में प्राइमेवल स्टोन्स इस्तेमाल करने पड़ते। कौन सा आम गू मास्टर इसे अकेले इस्तेमाल कर सकता था? बड़े सेक्स और क्लान्स के अलावा सिर्फ बड़े रिसोर्सेस वाले गू इमॉर्टल्स हाई इन होल अर्थ गू को पाल सकते थे और एक्टिवेट कर सकते थे। लैंड स्पिरिट, इस जगह पर अब से सख्त पहरा देना होगा। कुछ लोमड़ी के झुंडों को गुलाम बनाकर यहां लगा दो। फैंग युआन ने बड़े होने जैसे क्रैक को देखते हुए कहा। जी मास्टर। ... अपने घरों की रक्षा के लिए हमें लड़ना होगा। वो कमीना इमोर्टल और भी मजबूत होकर वापस आया है। हमें इस मुश्किल का सामना करना होगा। एक सुंदर भविष्य के लिए और अपने कबीले के लोगों के लिए अपनी मुट्ठियां उठाओ। हालांकि हमारे और दूसरे 2 क्लान्स के बीच कुछ रंजिशें हैं, लेकिन वो सब हमारे स्टोनमन कबीले के आपस के छोटे झगड़े हैं। इस बार हमारे तीनों कबीले 20-20 हजार योद्धा भेजेंगे और एक सेना बनाकर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे और इमोर्टल के आशियाने पर हमला करेंगे। ये एक बड़ी जंग है, सब कुछ हमारे लोगों के लिए है। हमारे माता पिता और पूर्वजों ने अपनी जान और आत्मा देकर यूएस इमॉर्टल को हराया था और इस शांत जीवन को बनाया था जिसका हम अब आनंद ले रहे हैं। हमें अपने बुजुर्गों के कदमों पर चलना होगा और इस जंग में हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। लैंड स्पिरिट ने लोमड़ी के झुंडों को स्टोनमन कबीले के पास प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। स्टोनमन कबीले के बड़े लोगों ने इसका फायदा उठाया और जल्दी से एक गठबंधन सेना बना ली। शानदार गठबंधन सेना पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ी। रास्ते में उनकी 5 से 6 छोटी मोटी लड़ाइयां हुई। सब स्टोनमन सेना की जीत में खत्म हुई जबकि लोमड़ी के झुंडों को धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। वहां देखो, वो शैतान का आशियाना है। यान योंग सबसे आगे चलते हुए होल अर्थ गू की तरफ बढ़ा। हे धरती माँ,
आप हमारी माँ हैं और आपने हम स्टोनमे को पाला है। आप ऐसे घिनौने इमोर्टल को क्यों पनाह दे रही हैं? यान योंग ने गहरी पीड़ा में चिल्लाया। बड़ा सा क्रैक धीरे धीरे खुला और लिटिल हु इमोर्टल ने एक गू वर्म का इस्तेमाल करके अपनी आवाज बदल कर कहा। स्टोनमन ने एक महिला की कोमल आवाज सुनी, ओ स्टोनमन, मेरे बच्चों। मैं इस इमोर्टल को पनाह नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो मेरे पेट में घुस गया है और मेरे दिल में छिपा है, मुझे उस बचाने के लिए धमका रहा है। मैं अपना मुंह खोलूंगी, कृपया अंदर आओ और उस खत्म कर दो, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगी। स्टोनमन पहले तो हैरान हुए और फिर जोश से चिल्लाने लगे। धरती माँ ने बोला, हम धरती माँ द्वारा आशीर्वाद दिए गए योद्धा हैं। कितना नीच है ये इमोर्टल, असल में हमारी दयालु और कोमल धरती माँ को धमका रहा है। हम उस जरूर 1000 टुकड़ों में काट देंगे। स्टोनमन की गठबंधन सेना ने अपना जोश हद तक बढ़ता हुआ महसूस किया। बड़े होने जैसा क्रैक पूरा खुल गया। यान योंग ने आगे बढ़कर चिल्लाया, स्टोनमन, चार्ज। और फिर वो गुफा में कूद गया। चार्ज, हम अपने कबीले के हीरो को अकेले नहीं लड़ने दे सकते। चार्ज, हम निडर हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, हम इमोर्टल को मार देंगे। धरती माँ हमारे साथ है, ये लड़ाई हमारी जीत होगी। स्टोनमन पकोड़ों की तरह यूएस बड़े क्रैक में कूदने लगे। वो थोड़ी देर तक अंधेरी सुरंग में गिरते रहे और फिर जमीन पर उतरे। ये कहाँ है? यहाँ पूरा अंधेरा है। ये जमीन के नीचे से भी ज्यादा अंधेरा है, हम कुछ नहीं देख सकते। अगर हम देख नहीं सकते तो लड़ेंगे कैसे? स्टोनमन संदेह में थे कि अचानक एक भारी खांसी की आवाज आई। उनके सिरों के ऊपर अचानक रोशनी का एक गोला फटा। तेज हवा का प्रवाह तुरंत बना और उन्हें उठा ले गया और उन्हें बाहर फेंक दिया गया। 240 इमोर्टल क्रेन सेक्ट के डिसाइपल्स होल अर्थ गू के सब गू के पास खड़े थे और अनस्टोनमे को ध्यान से गिन रहे थे जो बाहर फेंके जा रहे थे। स्टोनमन को जब बड़े होने जैसे क्रैक से बाहर फेंका गया तो उन्हें इमोर्टल क्रेन सेक्ट के डिसाइपल्स ने तुरंत काबू में कर लिया जब वो जमीन पर गिरे, विरोध करने में असमर्थ और हिलने में असमर्थ। यान योंग और कुछ स्टोनमन एल्डर्स साइड में खड़े इस दृश्य को डर से देख रहे थे और उनके सिर झुके हुए थे। ही फंग यांग को फैंग युआन द्वारा खेले जाने के बाद बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उसने आखिरकार पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखा और गुस्से में होल अर्थ गू के सब गू को तोड़ने के बजाय यूज फेई ही माउंटेन पर लगा दिया। और स्टोनमे की बात, फैंग युआन ने उनके धरती माँ में विश्वास का इस्तेमाल किया और फिर लोमड़ी के झुंडों और स्टोनमे के बड़े लोगों का इस्तेमाल करके 7000 नौजवान स्टोनमे को आसानी से फी ही माउंटेन में ललक देकर बेच दिया। इंसान सभी जीवित प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस दुनिया में रेंजू के असली वंश से पैदा हुए इंसानों के अलावा वेरिएंट ह्यूमंस भी थे। वेरिएंट ह्यूमंस शायद दूसरे जीवों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान हों, लेकिन वो इंसानी बुद्धि से बहुत डो थे। हेरी मेन अनजान एग में मासूम थे और स्टोन में भोले और बर्बर थे। एक होशियार 7 या 8 साल का बच्चा भी उन्हें धोखा दे सकता था। चाहे सदर्न बॉर्डर हो या सेंट्रल कॉन्टिनेंट, ऐसी चीजें अक्सर होती थी। कुछ बच्चे कहीं हेरी मेन या स्टोन में से टकरा जाते और उन्हें धोखा देकर मार्केट तक ले जाते। वेरिएंट ह्यूमंस बेचे जाने के बाद भी अनजान रहते, अभी भी उनके लिए पैसे गिन रहे होते। इस ट्रांजैक्शन से फैंग युआन ने 1 मिलियन CHEH लाख से ज्यादा प्राइमेवल स्टोन्स कमाए। हालांकि 7000 स्टोन में से हर एक नौजवान और जोशीला था, लेकिन वो एक स्वॉम्प क्रैब की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऊपर से फैंग युआन को गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स के लिए पे करना पड़ा और होल अर्थ गू का इस्तेमाल करने में 65,000 प्राइमेवल स्टोन्स का नुकसान हुआ और उसने कुछ आम मटेरियल्स भी खरीदे। ही फंग यांग ने बदले के तौर पर कीमत 10% बढ़ा दी थी और फैंग युआन ने जो कई चीजें मांगी थी उन्हें भी कम कर दिया था। फैंग युआन को परवाह नहीं थी, जो चीजें उस सच में चाहिए थी वो उसके हाथों में आ चुकी थी। ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद यान योंग और दूसरे स्टोनमन एल्डर्स होल अर्थ गू से वापस हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड लौट गए। फैंग युआन ने उनके लिए एक ठीक ठाक सफाई पहले से ही तैयार कर रखी थी और उस यकीन था कि स्टोनमन कबीले विद्रोह नहीं करेंगे। भले ही कोई विद्रोह हो, वो उन्हें मारकर एक नया बैच पाल सकता था। वैसे भी डांग माउंटेन पर अभी भी बहुत सारे गटस्टोन्स थे। फैंग युआन ने मन हाई मन शांति पाई और अपनी कल्टिवेशन जारी रखी। लेकिन रैंक 4 पीक स्टेज पर 9 आइज लिकरवर्म बेकार हो चुका था। लिकरवर्म प्राइमेवल एसेंस की क्वालिटी को साफ कर सकता था, लेकिन सिर्फ एक छोटे रेल्म तक। फैंग युआन अब रैंक 4 पीक स्टेज पर था और उसके पास पीक स्टेज ट्रू गोल्ड प्राइमेवल एसेंस था। एक कदम आगे बढ़ने पर रैंक 5 इनिशियल स्टेज लाइट पर्पल प्राइमेवल एसेंस होता। फैंग युआन ने 9 आइज लिकरवर्म को सील कर दिया। यह गू वर्म किंग माउ माउंटेन से उसके साथ था। रैंक 1 लिकरवर्म से अब रैंक 4 9 आइज लिकरवर्म तक, अब यह आखिरकार रिटायर हो सकता था।
सिर्फ ट्रू गोल्ड प्राइमेवल एसेंस पर निर्भर रहकर अपने अपचर को पालने से फैंग युआन की कल्टीवेशन धीमी हो गई थी। जाहिर है क्योंकि वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में था, उसकी कल्टीवेशन स्पीड बाहर की दुनिया के आम गू मास्टर से कम 5 गुना तेज थी। इस स्पीड से 7वीं अर्थली कैलेमिटी आने तक मेरे पास कम से कम रैंक 5 मिडिल स्टेज कल्टीवेशन या अपर स्टेज के करीब तक पहुंच जाऊंगा। फैंग युआन के पास अब ग्रेड एप्टीट्यूड था, रैंक 5 तक पहुंचना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन गू मास्टर की कल्टीवेशन जितनी ऊंची होती, उन्हें आगे बढ़ने में उतना ही ज्यादा समय लगता। उसने रैंक 5 मिडिल स्टेज कहते समय पर्पल क्रिस्टल रेलिक गू को ध्यान में रखा था। ऐसी स्पीड उसके पिछले जीवन के 500 साल की तुलना में अनगिनत गुना बेहतर थी। ए फ्लैट, वो सिर्फ 30 से थोड़ा ही ऊपर था और पहले से हाई रैंक 4 पीक स्टेज पर था। जबकि उसके पिछले जीवन में, इस उम्र में, वो अभी भी रैंक 2 रेल में संघर्ष कर रहा था। लेकिन ये स्पीड अभी भी धीमी है। ब्लेसड लैंड के बाहर 7वीं अर्थली कैलेमिटी है, जबकि मेरे अंदर स्प्रिंग ऑटम सकाडा नाम का एक बड़ा आंतरिक खतरा है। फैंग युआन ने हिसाब लगाया कि उस ज्यादा से ज्यादा 3 साल में ब्लेस्ड लैंड छोड़ना पड़ेगा और कई एडवेंचर से गुजारना पड़ेगा। कम से कम यूज स्प्रिंग ऑटम सकाडा पर इस्तेमाल करने के लिए स्मूथ सक्सेस गू या इमीडिएट सक्सेस गू ढूंढना था और जीने का एक बड़ा मौका हासिल करना था। साय, काश मेन फंग जियोगे की तरह ब्लेस्ड लैंड में हाई कल्टिवेशन करता रह सकता और गू इमॉर्टल रेल्म तक पहुंचने के बाद दुनिया घूमता। गू मास्टर को पुनर्जन्म देने की स्प्रिंग ऑटम सकाडा की क्षमता झूठी नहीं थी, लेकिन इसमें बहुत सारी पाबंदियां थी। भले ही पुनर्जन्म सफल हो जाए, गू मास्टर को इसके अपचर फटने से बचना पड़ता। अगर इतनी बड़ी कमी ना होती, तो फैंग युआन की कल्टीवेशन कई गुना आसान होती। अगले 3 सालों तक मुझे गू रिफाइन करना होगा, गुड स्टोन्स का इस्तेमाल करके स्टोन में की आबादी बढ़ानी होगी और उन्हें हर तरह के रिसोर्सेस के लिए बेचना होगा। लेकिन जबकि फैंग युआन का प्लान लगभग फ्लॉलेस था, ये किस्मत के खेल का मुकाबला नहीं कर सका। सिर्फ 1 महीने बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जिसने यूज ब्लेस्ड लैंड को पहले की डेट से छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चैप्टर एंड।